हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। ये कोई भी विद्रोह होता है, उसके कुछ कारण होते हैं। तात्कालिक कारण और दीर्घकालिक कारण। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के लिए तात्कालिक कारण भारतीय सिपाहियों के द्वारा इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त चर्बी वाला कारतूस का मुद्दा था, जिसमें कहा गया कि इस कारतूस के निर्माण में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर स्पेशली स्पेशली गाय और सूअर क्यों? क्योंकि गाय, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और मुस्लिम धर्म में सूअर हराम है, सूअर खाना। इस वजह से तो विद्रोह, अब आइए पढ़ते हैं विद्रोह की शुरुआत। 29 मार्च 1857 को बंगाल रेजिडेंट का 24 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। साथ ही ब्रिटिश अधिकारी जनरल बोग की भी हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे ने। वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। और कौन से अधिकारी? जनरल अधिकारी बोग। बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो आइए ऊपर पढ़ते हैं इसे। 10 मई 1857 को पुनः भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वहां तैनात जनरल हैविट को समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। किसे? जनरल हैविट को। ये आप याद रखिएगा, इसे इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग इसे याद रखें। इसके बाद यह विद्रोह कई क्षेत्रों में फैल गया। दिल्ली में विद्रोह सैनिकों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का संप्रभु शासक घोषित कर दिया। किसी? बहादुर शाह द्वितीय को। आप ये याद रखिए, बहादुर शाह द्वितीय। इस प्रकार इस विद्रोह का विस्तार मध्य भारत, पश्चिम बिहार और यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, जैसे फैजाबाद, लखनऊ, ये यूपी के शहर दिए हैं ये, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, मथुरा, झांसी, बरेली, इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, आजमगढ़ और बलिया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक कारण में राजनीतिक कारण रहे होंगे, धार्मिक कारण रहे होंगे, आर्थिक कारण रहे होंगे। तो ये पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। 1857 के विद्रोह के लिए सबसे बड़ा कारण था कि भारत के शासक, जमींदार और सिपाहियों में व्याप्त असंतोष। जैसे शासक ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा जून 1757 में तथा अक्टूबर 1764 में प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा गया तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ अवध पर भी उनका प्रभाव स्थापित हो गया। मतलब ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा 1757 में और 1764 में प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा गया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। धीरे धीरे कंपनी ने 1849 में लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया और यहाँ के शासकों को उनकी परंपरागत पद और प्रतिष्ठा से वंचित कर दिया। आइए ऊपर पढ़ते हैं अब। इस प्रकार भारत के देशी राज्यों की समाप्ति से भारत के कुलीन वर्गों का भी उनके परंपरागत अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित कर दिया गया, क्योंकि अब राज्य के सभी यूरोपीय बड़े पद पर यूरोपीय लोगों को दिया जाने लगा। मतलब जो बड़ा पद था उस पे अब यूरोपीय लोग थे, अधिकारी ज्यादातर यूरोपीय थे, अंग्रेज थे, भारतीय नहीं थे। निसंदेह यह वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। आइए ऊपर पढ़ते हैं। ब्रिटिश कंपनी में तैनात भारतीय सिपाही भी ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से असंतुष्ट थे, जैसे भर्ती, पदोन्नति एवं वेतन में असमानता। मतलब भर्ती, पदोन्नति और वेतन में असमानता थी। मतलब प्रमोशन, सिलेक्शन और सैलरी में ये इक्वलिटी नहीं थी यहाँ। जैसे एक भारतीय सिपाही की पदोन्नति सेना में सूबेदार पद से ऊपर नहीं हो सकती थी। मतलब एक भारतीय सिपाही सेना में सूबेदार पद से ऊपर नहीं जा सकता था। आइए ऊपर पढ़ते हैं। 1856 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके अनुसार भर्ती के समय ही सिपाहियों को शपथ लेना अनिवार्य था कि उन्हें सेवा के दौरान कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जैसे चाहे वह स्थान समुद्र के पार ही क्यों न हो।
यहाँ पर स्पेशली समुद्र के पार का मेंशन इस वजह से किया गया है क्योंकि पहले ये माना जाता था भारत में कि अगर आप समुद्र के पार जाते हैं तो आप पाप के भागीदार हो जाते हैं, आपके पुण्य छीड़ होते हैं। इसी वजह से इस क्रम में चर्बी वाला कारतूस का मुद्दा भी आ गया, जिसने सिपाहियों में व्याप्त ब्रिटिश विरोध को और भड़का दिया। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण। ब्रिटिश कंपनी की शोषणकारी नीतियां भी इस विद्रोह का एक मूल कारण थीं। जैसे पूरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग बहाना बनाकर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ये जो व्यवस्थाएं हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें किसानों को शोषण ही हुआ, किसानों का शोषण ही हुआ क्योंकि राजस्व का दर ऊंचा किया गया, राजस्व मतलब टैक्स बढ़ा दिए गए, टैक्स को बढ़ा दिया गया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। सख्त वसूली थी, परिणाम स्वरूप बहुत सारे किसान भूमिहीन मजदूर हो गए, उनके पुश्तैनी अधिकारों को भी छीन लिया गया। मतलब सख्त वसूली इसलिए थी, पहले जो वसूली करते थे जमींदार वो गांव के लोग होते थे, वो अपने गांव वालों की परेशानियों को समझते थे। अब जो वसूली करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए वो अंग्रेज थे, वो बाहर के थे, वो नहीं समझते थे और वो अपने हिसाब से वसूली करते थे, वो किसानों की परेशानियों को समझते नहीं थे। आइए अब दूसरा कारण बताते हैं। अंग्रेज सरकार की औद्योगिक नीतियों के कारण भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गए। मतलब अंग्रेजी सरकार में फिर औद्योगिकरण हो गया, मशीनें आ गई, तकनीक आ गई, अब हस्तशिल्प का वो रहा ही नहीं। तो अब जो हस्तशिल्प के जो थे कारीगर, उन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे कारीगर बेरोजगार हो गए, जिससे भी असंतुष्ट थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अवध के बहुत सारे तालुकदारों एवं जमींदारों की जागीरों को जब्त कर लिया गया। तालुकदारों और जमींदारों की उनके पहले से प्राप्त पद, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। आइए पढ़ते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखाया गया, हिंदुओं को असभ्य और मुसलमानों को रूढ़िवादी कहा गया, मूर्ति पूजा की निंदा किया गया तथा हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अंग्रेजों के द्वारा अपने को जाति आधार पर श्रेष्ठ बताया गया, मतलब हम अंग्रेज हैं, हम श्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर हैं हम, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय लोगों को कम में, सॉरी ये यहाँ पर गलत लिखा हो, यहाँ पर लिखना होना चाहिए मन, मन, ये क्या लिख रहा है, सॉरी यहाँ मन होना चाहिए, मन, ब्रिटिश विरोध बढ़ता गया, मतलब भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश विरोध बढ़ता गया। ये ऊपर पढ़ते हैं। इस प्रकार 1857 का विद्रोह कई आकस्मिक, मतलब सॉरी इस प्रकार 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु यह पिछले 100 सालों में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों का किया जाने वाला शोषण का प्रतिफल था। आइए ऊपर पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह विशेष तौर पर यूपी में था, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपी के कॉन्टेक्स्ट है। ये मई 1857 में मेरठ से सिपाहियों के द्वारा किया गया यह विद्रोह दिल्ली तथा मध्य भारत, पश्चिम बिहार समेत उत्तर प्रदेश के एक व्यापक क्षेत्र में विस्तृत हो गया, जो उत्तर प्रदेश का 1857 के विद्रोह में दिया जाने वाला योगदान को दर्शाता है। ये जो दिए हैं, ये स्थान दिए हैं यूपी में कहाँ कहाँ ये विद्रोह फैला, और यहाँ पर ये नेतृत्वकर्ताओं के नाम दिए हैं, ये दमन करने वाले अधिकारियों के नाम दिए हैं, ब्रिटिश अधिकारियों के। तो इसे पढ़ते हैं। जैसे लखनऊ में यह विद्रोह 4 जून को 1857 को शुरू हुआ और इसका दमन हुआ मार्च 1858 को। इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी बेगम हजरत महल, और दमन करने वाला अधिकारी था कोलिन कैम्पबेल। इसमें जो पहला अधिकारी था हेनरी लॉरेंस, वो मारा गया था इसमें, वैसे दमन किया था कोलिन कैम्पबेल ने। आगे ऊपर पढ़ते हैं। कानपुर, कानपुर में यह विद्रोह शुरू हुआ 5 जून 1857 को और दमन हुआ दिसंबर 1857 को। जून में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में दमन हो गया। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे नाना नाना साहब और तात्या टोपे।
इसमें भी ब्रिटिश अधिकारी था कोलिन कैंपबेल। झांसी, ग्वालियर। शुरू 5 जून 1857 को और दमन अप्रैल 1857 में, और ग्वालियर में जून 1858 में दमन हुआ, और झांसी में अप्रैल 1858 में। इसकी जो नेतृत्व करता थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जो गंगाधर राव की विधवा थी। इसमें दमन करने वाला अधिकारी था वो था यूरोज। बरेली, बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व करता थे, और जो दमन करने वाला अधिकारी था वो थी कोलिन कैंपबेल। फैजाबाद, फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व करता, और जो ब्रिटिश अधिकारी था वो तो कर्नल नील। इलाहाबाद, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, और अधिकारी कर्नल नील। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, साथ ही बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ में इस विद्रोह को फैलाने में जगदीशपुर बिहार के प्रमुख योद्धा बाबू कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा 1857 में महिलाओं की भूमिका। इस विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका रही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमसे। धन्यवाद।